Students, today I will discuss about the prediction of product जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स prediction of products during electrolysis तो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की एक्सरसाइज में दिया गया होगा कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। जैसे आपको दिया गया पहला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फर्स्ट copper sulfate using platinum electrodes। तरह का क्वेश्चन है electrodes। Second, electrolysis of using copper electrodes। ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट जैसे थर्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट using platinum electrodes ऐसे, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट using silver electrodes like this, silver electrodes। और भी ले सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर क्लोराइड using platinum electrodes, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute H2SO4 using platinum electrodes। ये क्वेश्चंस हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट using platinum electrodes, electrolysis of aqueous copper sulfate using copper electrodes, similarly silver nitrate with platinum electrodes, silver nitrate with silver electrodes, aqueous copper chloride using platinum electrodes, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute H2SO4 using platinum electrodes। इस तरह के क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यही। तो इसमें हम कैसे करते हैं इसको, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कैटायन में का डिपोजिशन होगा जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव। एनायन में का डिपोजिशन होगा जिसकी लीस्ट एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स, लीस्ट एटॉमिसिटी हो उसका डिपोजिशन होगा। तो जैसे मान लो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है। मान लो ये तुम्हारा सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। कैथोड किसे कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो। एनोड किसे कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने लिया है कौन सा इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम का, और सोल्यूशन क्या है आपका, एक्वस कॉपर सल्फेट। तो अब आपको पता करना है कि एक्वस कॉपर सल्फेट में कौन कौन से आयंस हैं। तो इसमें आप एक्वा मतलब वाटर, एक्वस मतलब वाटर। तो वाटर में आयन पहले पता करो, प्लस होता है और वो एच माइनस होता है वाटर में। और कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन होता है और सल्फेट आयन होता है। ये आपका दो कैटायन हो गया, H प्लस आयन और कॉपर आयन। और एनायन में हाइड्रोक्साइड आयन और सल्फेट आयन। तो अब हमको ये देखना है कि कैटायन में किसकी रिएक्टिविटी कम है। तो हम लोग जानते हैं कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसमें से कॉपर डिपॉजिट होगा कहाँ पर, कैथोड पर। कैसे डिपॉजिट होगा, तो
एट कैथोड जो आपका कॉपर आयन है, कॉपर आयन will take 2 electron from the electrode. कॉपर आयन will take 2 electron. क्यों? क्योंकि कॉपर आयन की रिएक्टिविटी कम है, वह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, वहां पर आपका कॉपर डिपॉजिट है। तो कॉपर आयन क्यों गया? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी सबसे कम है इन दोनों में, इसलिए कॉपर आयन जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गिरेगा? जितना उसके ऊपर पॉजिटिव है। तो 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन गया। तो इस कैथोड पर डिपॉजिट होगा कॉपर। और एट एनोड क्या होगा? एट एनोड हो जाएगा जिसकी एटॉमिसिटी कम। तो देखो OH माइनस में 2 एटम है, सल्फेट में 5 एटम है। तो किसकी एटॉमिसिटी कम है? OH की। OH में 2 ही एटम है, सल्फेट में 5 एटम है। तो जिसकी एटॉमिसिटी कम है उसका डिपोजिशन होगा। तो OH माइनस के रिएक्शन याद रखो, 4OH माइनस लिखा करो, gives out 2H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे 4 नेगेटिव है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। तो वाटर इज नॉट ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं मानेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका क्या डिफाइन होगा? ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर यही है। जैसे उसने पूछा है कि बताओ कैथोड और एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको पहले ही पता कर लेना है कि जो आपको एक सोल्यूशन दिया गया है उसमें कौन कौन से कैटायन है, कौन कौन से एनायन है। 3 तरह कैटायन है या 10 तरह कैटायन है? तो जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कैटायन होगा उसी का डिपोजिशन होगा कैथोड पर बाय मींस ऑफ रिडक्शन, मतलब बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। और जो एनायन होंगे उसमें एनायन में उसका डिपोजिशन होगा जिसकी लीस्ट एटॉमिसिटी होगी। लीस्ट एटॉमिसिटी मतलब जिसमें सबसे कम एटम हो। तो OH में 2 एटम है, एक O एक H, और सल्फेट में 5 ऑक्सीजन एक सल्फर। तो जिसकी एटॉमिसिटी सबसे कम है उसका डिपोजिशन होगा यहाँ पर। तो जिसकी एटॉमिसिटी कम है उसका डिपोजिशन होगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर बता सकते हो कि तो यहाँ पे इसका डिपोजिशन होगा आपका OH माइनस का, ठीक है। OH माइनस का डिपोजिशन होगा। एक सेकेंड यहाँ पे लाइव बीच में रिक्वेस्ट भेजने से दिक्कत आ जाती है। आप लोग पहले ज्वाइन कर लिया करिए भाई, बीच में रिक्वेस्ट आता है तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपका आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो कॉपर आयन है जिसकी रिएक्टिविटी लीस्ट है उसका डिपोजिशन हुआ कॉपर के रूप में, और एनायन में उसका डिपोजिशन हुआ इसका एटॉमिसिटी सबसे कम था। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी पहले उसी तरह से पता करो कि कौन कौन से आयन हैं। मान लो ये तुम्हारा कॉपर इलेक्ट्रोड और यहाँ पर आपने लिया है एक्वस कॉपर सल्फेट। इसमें एक्वा एक्वा मतलब वाटर, तो वाटर के कौन कौन से आयन हैं? H प्लस आयन और OH माइनस आयन। और कॉपर सल्फेट के Cu2 प्लस और सल्फेट। अब चूंकि ये आपका कॉपर और इस कॉपर से मैचिंग है, दोनों मैचिंग है, ये आपका रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड है। दिस इज द रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड। रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड की पहचान यही होती है कि जो इलेक्ट्रोड का मेटल है और जो आपके साल्ट का मेटल है दोनों सेम होते हैं, ये आपका रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड हो गया।
ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैथोड ऐड कैथोड तो प्रोडक्ट बनेगा, ऐड कैथोड प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल वैसे ही। कौन जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी कम, इसकी रिएक्टिविटी कम है कॉपर आयन की, तो कॉपर आयन जाएगा, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रोड से, न्यूट्रल होकर कॉपर के रूप में डिपॉजिट होगा। यहाँ पर आपका कॉपर जो है डिपॉजिट होगा यहाँ पर। लेकिन एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर कोई नहीं जाएगा क्योंकि ये रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड है, एनोड पर कोई नहीं जाएगा। ये जो आपने कैथोड पर रिएक्शन लिखा है, यही रिएक्शन उल्टा लिखा, मतलब कॉपर कॉपर जो है, कॉपर गिव्स आउट Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कर दो, तो कॉपर गिव्स आउट Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से पोर्ट्रेट मिल रहा है क्या ये, अच्छा आप सही है, अब सही है, आई थिंक अब सही है, उल्टा हो गया है ना, ओके ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि जब आपका एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर मेटल है, और जो सोल्यूशन कॉपर सल्फेट है उसमें भी कॉपर है, दोनों मैच कर रहे हैं, ये आपका रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड हो गया। और अगर रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड है तो उस केस में क्या होगा कि आप पहले पता कर लो कौन कौन से आयन है। एक्वा एक्वा को आप इग्नोर नहीं करेंगे, एक्वा को भी तोड़ेंगे, उसमें H+ और OH- आयन आएगा। कॉपर सल्फेट को ब्रेक करेंगे, कॉपर आयन और सल्फेट आयन आएगा। तो अब आपको देखना है कि कैटायन में किसकी रिएक्टिविटी कम है, तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो कॉपर आयन 2+ will take 2 electron and gets deposited as a copper Cu। और एनोड पर कुछ भी जाएगा नहीं क्योंकि ये रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड है। रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड की पहचान क्या है कि जो आपका मेटल, जो इलेक्ट्रोड आपका मेटल, जो मेटल आपका है वही मेटल आपके साल्ट में भी है। तो जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड कॉपर का है और सोल्यूशन में भी कॉपर सल्फेट है, तो दोनों मैचिंग कर रहे हैं। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो होगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट बीच में भेज रहे हैं तो इससे गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर आयन डिपॉजिट हुआ, तो एनोड पर कुछ भी डिपॉजिट नहीं होगा बल्कि एनोड खुद रिएक्शन का हिस्सा बनेगा। मतलब एनोड आपका जो रिएक्शन आपने यहाँ पे लिखा है, इस रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा, तो इस तरह से यहाँ ध्यान रखना है कि अगर मैचिंग है तो जो कैथोड पर आप रिएक्शन लिखेंगे एनोड पर उसी रिएक्शन को उल्टा लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट एनोड पर नहीं बनता बिकॉज दिस इज द रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉपर आयन यहाँ पर कॉपर में बनता है और कॉपर फर्दर कॉपर आयन में ऑक्सीडाइज होता है। इसी मेथड से मेटल की रिफाइनिंग की जाती है। तो ये था आपका जो प्रोडक्ट बनेगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखो कि सिल्वर नाइट्रेट विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो यहाँ देखो नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड है, मैचिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया तो इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड हो गया, एनोड हो गया, कैथोड एनोड, एक किसका बना है, प्लेटिनम। और यहाँ आपने क्या लिया, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट आपने। अब वही फिर काम करो, सिल्वर आयन को, एक्वा को तोड़ोगे क्या मिलेगा, H+ और OH-, और सिल्वर नाइट्रेट को ब्रेक करोगे क्या मिलेगा, Ag+ और नाइट्रेट। अब अब तुमको कैटायन में से, अब क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लेटिनम है, यहाँ सिल्वर है, ये नॉन मैचिंग है। नॉन मैचिंग का मतलब नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड, नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड होगा तो आपका दोनों पर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर भी कैथोड पर भी प्रोडक्ट बनेगा और एनोड पर भी प्रोडक्ट बनेगा। अगर नॉन रिएक्टिंग की पहचान क्या है, यहाँ प्लेटिनम यहाँ सिल्वर, मतलब नॉन मैचिंग मतलब नॉन रिएक्टिंग। तो अब इसमें से कैटायन में से कौन जाएगा, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो,
सिल्वर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। एनायन में कौन जाएगा? जिसकी एटॉमिसिटी सबसे कम है। OH में 2 एटम है, नाइट्रेट में 4 एटम्स हैं। तो जिसमें एटम कम है एनायन में से हो जाएगा, और कैटायन में से हो जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी कम है। यहाँ पे सिल्वर है, तो एट कैथोड क्या होगा? एट कैथोड ये होगा कि आपका Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इस पे 1 प्लस है, और ये डिवाइड हो जाएगा सिल्वर के। ये हो गया, ये कैथोड पर बन गया। और एट एनोड क्या होगा? एट एनोड आपका हो जाएगा जिसकी एटॉमिसिटी कम है। तुमको अभी मैंने कहा था कि OH माइनस का रिएक्शन याद रखो, हमेशा लिखा करो 4OH माइनस गिव्स आउट 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन हमेशा याद रखो। तो अभी क्लियर हो गया कि वाटर इज नॉट ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। यहाँ पर आपका मिलेगा सिल्वर, यहाँ पर मिलेगा आपको ऑक्सीजन। इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैथोड और एनोड पर क्या बनेगा। अब दूसरा इसी में देखो, अगला केस है। अगला है, कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट भी सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ भी सिल्वर, यहाँ भी सिल्वर। इसका मतलब ये क्या हो गया? मैचिंग हो गया, दोनों मैचिंग हो गए। उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कैथोड एनोड है, कैथोड एनोड, और यहाँ सिल्वर है, और जो सोल्यूशन है आपका वो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस, एक्वस AgNO3 है। तो इसमें आयंस पता करो, एक्वा का आयन कौन होगा? H प्लस OH माइनस, और सिल्वर नाइट्रेट का आयन कौन होगा? Ag प्लस और नाइट्रेट आयन। अब यहाँ देखो, चूंकि ये रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड है, Ag सिल्वर Ag सिल्वर, यहाँ सिर्फ कैथोड पर प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एनोड खुद रिएक्शन आपका आ जाएगा कौन? जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो सिल्वर की रिएक्टिविटी यहाँ कम है, Ag प्लस 10 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Ag, सिल्वर बन गया, यहाँ सिल्वर बना। और एट एनोड कौन जाएगा? एट एनोड कोई नहीं जाएगा, जो रिएक्शन आपने कैथोड पर लिखा है इसी को उल्टा लिखो, मतलब Ag गिव्स आउट Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन एनोड पर, और ये हो गया कैथोड पर रिडक्शन। यही आपका प्रोडक्ट। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको पहले पता कर लेना है कि उसमें आयंस कौन कौन से हैं, फिर ये देखना है कि आपका इलेक्ट्रोड रिएक्टिंग है कि नॉन रिएक्टिंग। अगर नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड है तो कैथोड और एनोड दोनों पर प्रोडक्ट बनेगा। कैथोड पर वो कैटायन जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी कम है, एनोड पर वो एनायन जाएगा जिसकी एटॉमिसिटी सबसे कम है। एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम। इस तरह से तुमने देखा कि यहाँ पर जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था, तो कैथोड पर प्रोडक्ट बना आपका सिल्वर, और एनोड पर प्रोडक्ट बना ऑक्सीजन। लेकिन जब सिल्वर इलेक्ट्रोड आ गया, मतलब रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड आ गया, तो आपके कैथोड पर प्रोडक्ट बना सिल्वर, और एनोड पर प्रोडक्ट कुछ नहीं बना, बल्कि एनोड में ये जो इलेक्ट्रोड है ये खुद रिएक्शन करना शुरू कर देता है। मतलब इस इलेक्ट्रोड का सिल्वर सिल्वर प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड। रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि आपका जो एनोड है वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब आपका इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड से सिल्वर निकलेंगे और सिल्वर आयन बन के सोल्यूशन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है तुम यहाँ पर ये बना सकते हो, इस तरह से ये आपका रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड की पहचान आपको ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर क्लोराइड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉपर क्लोराइड के केस में क्या होता है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। अब देखो कैसे पहचानोगे ये रिएक्टिंग है नॉन रिएक्टिंग। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या दिया है? कॉपर, और यहाँ क्या है? प्लैटिनम। मतलब दोनों डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड, तो दोनों पर प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लो आपने ये लिया इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, कैथोड एंड एनोड, यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, और सोल्यूशन में आपने लिया एक्वस TuCl2। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले आयनाइज करो, एक्वा को तोड़ो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। कॉपर क्लोराइड को तोड़ोगे Cu2 प्लस। अब चाहे 2Cl माइनस लिखो या Cl माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, Cl माइनस ही लिख देते हैं, तो Cl माइनस। अब यहाँ पर देखो कैटायन में से वो डिपॉजिट होगा जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो,
और कॉपर, और एनायन में से वो डिपाइट होगा जिसकी एटॉमिसिटी सबसे कम है। और यहाँ देखो क्लोराइड की एटॉमिसिटी OH से कम हो गई। OH में कितने एटम है? 2 एटम है। और क्लोराइड में कितना एटम है? 1 एटम है। तो इसलिए यहाँ पर कॉपर जाएगा, यहाँ पर क्लोराइड जाएगा। तो एट कैथोड आपका क्या होगा? एट कैथोड होगा कि जो कॉपर आयन है इसमें 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में। यहाँ पर आपका कॉपर बनेगा कैथोड पर। और एट एनोड क्या होगा? एट एनोड ये होगा कि आपका कौन जाएगा? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बन जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्लोराइड, क्लोरीन जो होता है एज Cl नहीं एग्जिस्ट करता, Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करता, मॉलिक्यूल के रूप में। तो इसको Cl2 बनाओगे, यहाँ पे आपको 2Cl माइनस करना पड़ेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस। और यहाँ क्या डिवाइड हो गया? कॉपर। इस तरह से आपने देखा कि चूंकि प्लेटिनम नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड है। कैसे आप जान गए प्लेटिनम नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड है? क्योंकि प्लेटिनम और कॉपर दोनों डिफरेंट है, नॉन मैचिंग है। अगर नॉन मैचिंग है तो इसका मतलब वो नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड है। नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड होगा तो आपका दोनों इलेक्ट्रोड पर पार्ट बनेगा। कैथोड पर रिडक्शन से कॉपर बना, एनोड पर ऑक्सीडेशन से क्लोरीन गैस बना। अब आप कहेंगे यहाँ पे OH क्यों नहीं गया? पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने OH ले गए थे, क्योंकि वहाँ OH की एटॉमिसिटी कम थी। OH के साथ कौन कौन आए थे? सल्फेट थे, नाइट्रेट थे, जिनकी एटॉमिसिटी 4 या 5 थी, और OH की एटॉमिसिटी 2 है। वहाँ OH जो है चला गया डिवाइड होने, क्योंकि उसकी एटॉमिसिटी लीस्ट थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ OH माइनस है, Cl माइनस है। अब OH माइनस की एटॉमिसिटी तो 2 है, लेकिन Cl माइनस की एटॉमिसिटी 1 है। तो जिसकी एटॉमिसिटी कम होगी वो डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जब आप एक्वस कॉपर क्लोराइड का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर आपको कॉपर मिलेगा और एनोड पर आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। इसी तरह से लास्ट देखो, डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब डाइल्यूट का मतलब भी एक्वस ही होता है। डाइल्यूट मतलब वाटर मिला हुआ है। तो जैसे यहाँ पर ये आपका कैथोड एनोड हो गया, कैथोड एनोड, और यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर आपने लिया डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 में कंफ्यूज नहीं है, डाइल्यूट का मतलब वाटर ही है। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब हो गया एक्वस H2SO4। यहाँ पर डाइल्यूट के हिसाब से मतलब वाटर के हिसाब से इसमें H+ और OH माइनस आएगा, और H2SO4 टूटता है तो क्या देता है? H+ और सल्फेट आयन। यहाँ पर कैटायन में कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि चाहे इसका H+ मान लो चाहे इसका H+ मान लो, दोनों सेम है। मतलब जाना हाइड्रोजन को ही है, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन है ही नहीं। वाटर ने भी H+ दिया, H2SO4 ने भी H+ दिया, इसलिए यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। आप जो है कि HN जिसका भी चाहे उसको ले जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एट कैथोड क्या होगा? एट कैथोड ये होगा कि आपका H+ जाएगा, 1+ इलेक्ट्रॉन लेगा और H बन जाएगा। लेकिन अब फिर वही बात कि हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट एज ए H एटम, दैट एग्जिस्ट एज ए H2 मॉलिक्यूल। तो आप इसको H2 बनाएंगे तो यहाँ 2H+ करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से आपका जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पर कैथोड पर बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और एनोड पर अब देखो कौन जाएगा? देखो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्साइड की एटॉमिसिटी देख रहे हो कम है, हाइड्रोक्साइड की एटॉमिसिटी कम है। और यहाँ पर कोई मैसेज किया है भाई, क्या मैसेज किए? हाँ ठीक है सर, NCERT, एक सेकंड में इनका मैसेज पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। सर NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। ठीक है, बता दूंगा। इसका 3.15 मतलब किस चैप्टर का है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ना? ठीक है, मैं देख लूंगा क्वेश्चन 3.15 क्या है, मैं बता दूंगा। अभी उसी पे आ रहा हूँ, मैं समझ गया 3.15 क्या है, मैं बता दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पर आपका एटेनोड पर क्या होगा? एटेनोड जो आपका 4OH माइनस है ये जाएगा और क्या बनाएगा? वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसको याद कर लो। देखो तुम्हारे लेवल पर, चाहे वो CBSE बोर्ड एग्जाम हो या नीट हो या GMAT हो, उसमें
जो क्वेश्चंस आएंगे इस पर बेस, उसमें 4OH माइनस रहेगा या क्लोराइड आएगा या ब्रोमाइड आएगा, बस ये चार ही पूछता है। तो इन चारों रिएक्शन को याद रखो। क्लोराइड आए तो रिएक्शन लिखना है, और क्लोराइड आयन अंदर यहाँ से पता लग जाएगा कि किसको ले जाना है। तो अगर क्लोराइड आयन आता है तो क्लोरीन बनेगा। OH माइनस अगर रहता है तो हमेशा यही रिएक्शन आपको लिखना है एनोड पर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको चार रिएक्शन एकदम एनोड का याद कर लो। 4OH माइनस वाला रिएक्शन याद कर लो, क्लोराइड से क्लोरीन, ब्रोमाइड से ब्रोमीन, आयोडाइड से आयोडीन। इसी चार पर ही क्वेश्चन आपसे, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई मेन का एग्जाम हो, और चाहे बोर्ड हो, नोट पर यही चार रिएक्शन पर बेस पूछेगा। बस तुमको बस ये ध्यान रखना है, ये पता कर लेना है कि उसमें कौन सा एनायन है। अब जैसे यहाँ देखो डाइल्यूट H2SO4 है तो सल्फेट आया, और वाटर का OH आ गया तो OH के रिएक्शन लिख दो। अभी तक देखो हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से चार जगह तो OH माइनस ही आया है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि OH माइनस वाला, OH माइनस से ऑक्सीजन, क्लोराइड से क्लोरीन, ब्रोमाइड से ब्रोमीन, आयोडाइड से आयोडीन, इन चारों रिएक्शन को आपको याद कर लेना है। ठीक है। तो अब इसमें ये तो था कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड। तो इसको जो है हम लोग सीख लिए, और इसमें मैंने आपको बताया कि दो तीन बातें ध्यान रखना है कि कैटायन में उसका डिपोजिशन होगा जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो, एनायन में उसका डिपोजिशन होगा जिसकी एटॉमिसिटी सबसे कम हो, और अगर दो एनायन में एटॉमिसिटी टाई हो जाए तो वो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो। जैसे मान लो क्लोराइड भी हो, ब्रोमाइड भी हो, आयोडाइड भी हो, तीनों हो, तो कौन जाकर डिपॉजिट होगा? आयोडाइड। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है उसका डिपोजिशन होता है। तो ये था हमारा प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो हम जान गए। अब हमको पढ़ना है कि कितना बनेगा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटेटिव अप्रोच, मतलब क्या बनेगा जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। अब हमको पढ़ना है कितना बनेगा। उसके लिए हमको जाना होगा फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। निधि, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि एक्सरसाइज का 3.15 क्वेश्चन, और मैं बता दूंगा, अभी मेरे पास यहाँ बुक नहीं है, मैं बुक में देख के वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बता दूंगा। डोंट वरी, सारा चीज आ जाएगा, और पूरा सारा चीज आप सीख लो, आप खुद ही बना लोगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? व्हाट इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? नेक्स्ट हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में दो लॉ हैं, आप जानते हैं फैराडे के दो लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में दो लॉ। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट, अमाउंट ऑफ एलिमेंट और मेटल deposited, deposited is directly proportional to amount of electricity or coulomb supplied. Amount of electricity or charge or coulomb supplied. यही आपका फर्स्ट लॉ फैराडे। दिस इज द फर्स्ट लॉ। अमाउंट ऑफ एलिमेंट को अगर हम W से डिनोट करें और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को Q से डिनोट करें तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ये होता है, दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर फैराडेज लॉ हम क्यों पढ़ते हैं? फैराडेज लॉ हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हमको जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वांटिटी क्या हो। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमें फैराडेज लॉ में जाना होगा। इसके पहले जो पढ़ रहे थे वो प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट था कि प्रोडक्ट बनेगा क्या। अब प्रोडक्ट बनने के बाद हमको उसकी क्वांटिटी पता करना है कि उसकी क्वांटिटी क्या हो। तो यहाँ पर जैसे हम लोग जानते हैं कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा आपका 1.6 इंटू 19 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आता है 96,484 कूलम, 96,484 कूलम आता है, जिसको राउंड अप करके हम लोग 96,500 कूलम कर देते हैं राउंड फिगर में। ये आपका होता है। तो दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे, दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे, या इसी को हम लोग कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज फैराडेज कांस्टेंट? फैराडेज कांस्टेंट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, charge of 1 mole electron is called Faraday's constant, charge of 1 mole electron is called Faraday's constant, जो की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। ये चीज हमको ध्यान रखना है कि एक फैराडे में कितना कूलम होता है? 96,500। दिस इज आल्सो कॉल्ड द Faraday's constant, and what is Faraday's constant? This is the charge of 1 mole electron। अब हमको अप्लाई करना है फर्स्ट लॉ, जिसमें हम अमाउंट पता करेंगे, क्वांटिटी पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट या मेटल कितना डिपॉजिट होगा, उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। इसको आप समझिए। तो Q इक्वल टू कैसे निकाला जाता है? Q इक्वल टू होता है I इंटू P। Q क्या है? Q है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। I क्या है? व्हाट इज I? I क्या है? I इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन एम्पियर, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन एम्पियर, ये है आपका आई। आई टी क्या है? टी है आपका टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है। Q इक्वल टू आई इंटू टी, इसका भी यूज करना है। तो आपको फैराडे फर्स्ट लॉ पे जब क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको इन्हीं दो बातों को ध्यान रखना है। अब जैसे मैं इसको क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे इसमें क्वेश्चंस आता है और कैसे हमें सॉल्व करना होता है। देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट is passed for 10 hours, 10 hours in एल्यूमिनियम सॉल्ट। देखो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं? एल्यूमिनियम सॉल्ट, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज पास्ड इन 10 आवर्स इन एल्यूमिनियम सॉल्ट। अब क्वेश्चन में आपको एल्यूमिनियम सॉल्ट दे या कुछ भी दे, एल्यूमिनियम सॉल्ट दे या कुछ भी दे, उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। एल्यूमिनियम सॉल्ट की जगह मान लो एल्यूमिना लिख दे या एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दे, यहाँ कुछ भी लिख सकता है। एल्यूमिनियम सॉल्ट की जगह एल्यूमिना लिख दे Al2O3, या कुछ भी लिख दे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लिख दे, या लिख दे एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दे Al2SO4 कुछ भी लिख दे, आपको इसमें फंसना ही नहीं है। चाहे एल्यूमिनियम सॉल्ट लिखे, एल्यूमिना लिखे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लिखे, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखे, हमको तो बस देखना है कि एल्यूमिनियम है कि नहीं। उसने कह दिया कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज पास फॉर 10 आवर्स इन एल्यूमिनियम सॉल्ट, या इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या इन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, या इन एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमको तो बस पहले ये करना है कि एम्पियर 5 दिया है, 5 एम्पियर है, और टाइम 10 आवर्स है, तो 10 आवर्स को आपको सेकंड में बदलना है, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड होता है। तो आपका कितना हो गया? 36,000
सेकंड आ गया टाइम। अब तुमको निकालना है क्यू, तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई है आपका 5 एम्पियर एंड 36,000, ये हो गया आपका 1,80,000 कूलम। ये आ गया आपका क्यू। पहले आप ये पता कर लीजिए कि उस एल्यूमिनियम सॉल्ट में जो चार्ज कूलम पास किया गया वो टोटल कितना कूलम पास किया गया, तो पास किया गया आपको 1,80,000 कूलम। अब आपको एल्यूमिनियम का कैथोडिक रिएक्शन लिखना है। कैथोडिक रिएक्शन मतलब कैथोड पर होने वाला रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन। कैथोडिक रिएक्शन, तो कैथोडिक रिएक्शन हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, ये होता है 283। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनता है Al3+। तो आपको लिखना है Al3+। तो 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Al। ये हो गया, पहले आपको ये रिएक्शन लिखना है। अब उस रिएक्शन में इसको समझ लेना है कि जब ये एल्यूमिनियम 3+ 1 मोल है, ये आपसे 3 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है और आपको 1 मोल एल्यूमिनियम मिल रहा है। 1 मोल एल्यूमिनियम पाने के लिए आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बनेगा, अभी आपने पढ़ा था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500। इसका मतलब 3 इंटू 96,500 कूलम अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो एल्यूमिनियम 1 मोल मिलेगा। तो 1 मोल के लिए आप क्या ले लेंगे, मोलर मास। तो आपको मोलर मास क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं भी दिया है तो जो कुछ कॉमन है मेटल उनके याद रखो। एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है कि अगर हम 3 इंटू 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो एल्यूमिनियम हमको मिलेगा 27 ग्राम, और हम कितना दे रहे हैं 1,80,000 कूलम। तो कितना एल्यूमिनियम मिलेगा, यही क्वेश्चन है। अब इसी को तुम यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैसे, सिंस 3 इंटू 96,500 कूलम produces aluminium produces aluminium 27 gram, hence 1,80,000 will produce, so 27 upon 3 into 96,500 into 1,80,000 कूलम। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही ग्राम आपका आंसर, आंसर। दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर पता कर सकते हो। देखो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन ये था कि अगर 5 एम्पियर करंट 10 आवर्स के लिए किसी एल्यूमिनियम सॉल्ट में पास करेंगे तो बताओ कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ये था क्वेश्चन जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज पास फॉर 10 आवर्स इन एल्यूमिनियम सॉल्ट। एल्यूमिनियम साल्ट बोले, एल्यूमिना बोले, एल्यूमिनियम क्लोराइड बोले, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको बस एक कैथोडिक रिएक्शन लिखना है। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल और आपको लगा के इस पे दिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल और लगाता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और लगा इसी पर, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है कि कैलकुलेट mass of calcium deposited when 3 ampere current is passed for 10 hours in uh, molten molten calcium salt। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैल्शियम डिपॉजिट। क्वेश्चन में दिया रहेगा एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम होता है 40 ग्राम आपको लेना है। एटॉमिक मास मतलब वही मोलर मास बनेगा। अब पहले तुम इसमें पता कर लो कि 3 एम्पियर करंट है 10 आवर्स के लिए है, तो कितना इसमें कूलम पास हो रहा है। तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई कितना दिया है 3 एम्पियर, टाइम है आपका 10 आवर्स, उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो सेकंड में बदल जाएगा। तो आपका ये हो गया 3 इंटू 36,000। सॉल्व कर लो। 3 0 13 3 9 एंड 10। कितना कूलाम आप पास कर, कितना कूलाम आप पास कर, 1,08,000 कूलाम आप पास कर रहे हैं किसी कैल्शियम सॉल्ट में। अब यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट की जगह लिख देगा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, ऐसे लिख देगा। इनमोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड, इनमोल्टेन कैल्शियम ब्रोमाइड, इनमोल्टेन कैल्शियम सल्फेट, इनमोल्टेन कैल्शियम सॉल्ट, कुछ भी लिख दे, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमको तो बस कैल्शियम से मतलब है। हम जानते हैं कि एट कैथोड कैल्शियम क्या रिएक्शन। अभी मैं आपको एक समरी दे दूंगा। कैल्शियम आयन जब भी हो, कैल्शियम का कोई भी साल्ट हो, तुमको लिखना है Ca2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट कैल्शियम, ये तुमको लिखना है। जैसे एल्यूमिनियम का फिक्स है कि एल्यूमिनियम 3 प्लस होता है, कैल्शियम 2 प्लस होता है, Mg2 प्लस होता है, Na1 प्लस होता है, सिल्वर 1 प्लस होता है, कॉपर 2 प्लस होता है, जिंक 2 प्लस होता है। तो बस आपको याद रखना है, आपको कंपाउंड में नहीं फंसना है कि कैल्शियम साल्ट कौन सा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कैल्शियम साल्ट लिखे, कैल्शियम क्लोराइड लिखे, कैल्शियम ब्रोमाइड लिखे, कैल्शियम आयोडाइड लिखे, हमें उससे क्या मतलब है। हमको तो बस कैल्शियम आयन चाहिए। यहाँ पे कैल्शियम आयन हमारे पास दिया हुआ है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इंटू 96,500 ग्राम अगर है, तो हमको मिलेगा कितना, 40 ग्राम। और तुम कितना दे रहे हो, 1,08,000 कूलाम सप्लाई कर रहे हो। 1,08,000 कूलाम सप्लाई कर रहे हो, कितना ग्राम। इसके बाद अब यूनिटरी मेथड लगा दो कि सिंस 2 इंटू 96,500 कूलाम प्रोड्यूसेस कैल्शियम, produces calcium 40 gram, hence 1 gram, hence 1,08,000 coulomb will produce how much। तो अब इसको सॉल्व करोगे 40 अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू 1,08,000, ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लो, कितना यहाँ पर आएगा, वही आपका ग्राम आंसर। दिस इज द क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे दिए हैं, उसमें आपको, अब यहाँ पर देखो अभी तक मास पूछ रहा हूँ मैं, अब एक क्वेश्चन इसमें लगाऊंगा जिसमें टाइम पूछ सकता हूँ, क्योंकि इसी को उल्टा कर देगा, टाइम पूछ सकता हूँ। तो टाइम पूछने के लिए वहां पर, इसको समझ गए, इसको आपको स्क्रीन शॉट या कहीं लिखने के लिए मैंने क्लास नोट आपको भेजा है, पीडीएफ फाइल, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। इसके आगे का पीडीएफ फाइल भी मैं आपको कल भेज दूंगा, तो उसको आप लोग नोट करते हैं। जो मैं पीडीएफ फाइल भेजता हूँ उसको आप लोग लिख लिया करिए, यहाँ बस समझा करिए, जिससे लिखने का टेंशन न रहे। बस जो चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है क्लास नोट में, पीडीएफ फाइल में, यहाँ पे मैं उसको इलेबरेट करूंगा, यहाँ पे उसको समझाऊंगा, वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसमें मैं इस तरह से लेता हूँ कि आपको सपोज करिए कि मास हम बता दें कितना हमें डिपॉजिट कराना है, तो बताइए कितना टाइम तक हमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी या कूलाम पास करना होगा, कितने कूलाम तक हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन ये है कि टू डिपॉजिट 6 ग्राम मैग्नीशियम फ्रॉम molten magnesium salt, 5 ampere current, 5 ampere current is passed, 5 ampere current is passed। How long, मतलब कितना समय, how long current is passed, current is passed, ये क्वेश्चन, how long current is passed। To deposit 6 gram magnesium from molten magnesium salt, a 5 ampere current is passed, how long current is passed। अब यहाँ पे क्या करोगे, मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम 2+ में होता है, तो Mg, अच्छा एटॉमिक मास दे देगा, एटॉमिक मास मैग्नीशियम का होता है 24, तब आपको 24 ग्राम लेना है। मैग्नीशियम 2+ होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड पर, क्या बनेगा मैग्नीशियम, तो 2 × 96,500 तो आपको मिलेगा 24 ग्राम, राइट। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम पाने के लिए आपको कितना कूलाम देना है, 2 × 96,500 कूलाम देना है फॉर डिपोजिशन ऑफ 24 ग्राम मैग्नीशियम, सॉरी। बट हमारे क्वेश्चन में कितना है 6 ग्राम, तो 6 ग्राम के लिए कितना कूलाम देना होगा, तो जो कूलाम यहाँ आएगा वही आपका क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए कि सिर्फ 24 ग्राम मैग्नीशियम deposited by 2 × 96,500 कूलम, ये हो गया। तो हेंस 1 ग्राम मैग्नीशियम, हेंस 6 ग्राम मैग्नीशियम, ये हो गया 2 × 96,500 अपॉन 24 × 6, ये आ गया अपॉन 24 × 6, तो 2 × 96,500 अपॉन 24 × 6। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 4 जा 2 12 जा 24 और 6 2 जा 12। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इतना कूलम आ गया। ये आपका आ गया क्यू, दिस इज क्यू, ये क्यू आ गया। मतलब 6 ग्राम मैग्नीशियम को पाना है तो आपको 48,250 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। अब आपसे लेकिन पूछा क्वेश्चन में क्या है कि कितने समय तक, हाउ लॉन्ग द करंट इज पास्ट, तो यहाँ पर हमें फार्मूला वही लगाना है जो हम लोग जानते हैं, क्या, दैट इज Q = I × T, ये लगाना है। I तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 5 एम्पियर और Q तुम्हारा मिल गया, तो T = क्या हो जाएगा, Q/I, Q कितना है 48,250 और I कितना है तुम्हारा 5। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 5 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 2 5 5 जा 25 और 0। इतना सेकंड आपका लगेगा, इतना सेकंड टाइम लगेगा। इस टाइम 96,9650 इतना आपका सेकंड टाइम लगेगा, सेकंड आपका टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 9650 सेकंड टाइम में लगा, ये देखो। तो इस तरह से आपने देखा कि टाइम जो है कितना टाइम लग रहा है। अब इसको चाहे तो सेकंड को मिनट में बदल लो, आवर में बदल लो, तुम्हारी इच्छा नहीं, इसी छोड़ दो, आप आराम से इसको बता सकते हो। इस तरह से आपने देखा कि अगर एम्पियर और टाइम दिया है तो आप मास निकाल सकते हो, और एक पर्टिकुलर मास के लिए कितना एम्पियर लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप मास निकाल लोगे तो आपको क्यू मिल जाएगा। क्यू मिल गया, अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि अगर आई दिया है तो टी निकल जाएगा और टी दिया है तो आई निकल जाएगा, मतलब टाइम दिया है तो एम्पियर निकल जाएगा। अगर एम्पियर पूछता है कितना एम्पियर का करंट पास करना होगा तो टाइम दिया रहेगा और क्यू आप यहाँ से निकाल लो तो एम्पियर भी पता लग जाएगा, और अगर एम्पियर दिया हुआ है तो आप टाइम पता कर सकते हो। तो इस तरह से आप दोनों चीजें पता कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ हो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस थे, मैंने 3 एग्जांपल लेके आपको समझाया कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है। अब मैं आपको एक ब्रीफ वो दे देता हूँ कि कैथोडिक रिएक्शन जो आपको जनरली एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जेईई हो, सब में वही पूछता है, बार बार उसी से रिलेटेड आएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम का कोई साल्ट हो, Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट A, सोडियम का कोई साल्ट हो Na+ + इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Na, ये लिखना है इस तरह से, इस तरह से। कैल्शियम का कोई साल्ट हो Ca2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट कैल्शियम, ये लिखना है। मैग्नीशियम का कोई साल्ट हो Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट, ये लिखना है। सिल्वर का कोई साल्ट हो
Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Ag, ये लिखना है। जिंक का कोई साल्ट हो Zn2 प्लस, जिंक का कोई भी साल्ट हो Zn2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Zn लिखना है। कॉपर का कोई साल्ट हो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट कॉपर लिखना है। निकेल का कोई साल्ट हो Ni2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Ni, निकेल, ये लिखना है। और H प्लस अगर आता है तो H प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन दे करके हाइड्रोजन गैस। हमें, मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर केसेज में आपके जितने क्वेश्चंस हैं, एल्यूमिनियम 3 प्लस टेक्स 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट एल्यूमिनियम, Na सोडियम का कोई साल्ट हो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Na, कैल्शियम का कोई साल्ट हो Ca2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट कैल्शियम, मैग्नीशियम का कोई साल्ट हो Mg2 प्लस लिखो, सिल्वर का कोई साल्ट हो Ag प्लस लिखो, जिंक का कोई साल्ट हो Zn2 प्लस लिखो, कॉपर का कोई साल्ट हो Cu2 प्लस लिखो, निकल का कोई साल्ट हो ये लिखो, H प्लस हो तो हाइड्रोजन गैस बनाओ। तो ये आपके क्या है, ये है आपके कैथोडिक रिएक्शन, ये आपके कैथोडिक रिएक्शन, कैथोड पर होने वाले रिएक्शन। तो अब आपको जब फैराडेज लॉ दिया जाए तो आप कंपाउंड के चक्कर में नहीं फंसेंगे, चाहे एल्यूमिना दे, चाहे एल्यूमिनियम साल्ट दे, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे, एल्यूमिनियम नाइट्रेट दे, एल्यूमिनियम सल्फेट दे, XYZ कुछ भी दे, अगर वो एल्यूमिनियम है तो आपको यही रिएक्शन लिखना है। और इसका मतलब जानते ही हो, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम, जो कि बाद में चलकर 2 फैराडे हो जाए, 2 फैराडे। और दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है, इन सबका एटॉमिक मास, अगर आपको एटॉमिक मास याद रहे अच्छी बात है, ज्यादातर क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन इन केस अगर आपको नहीं देता है तो आपको याद भी रखना चाहिए, बहुत कॉमन है, 7 ग्राम होता है मोलर मास, सोडियम का 23, कैल्शियम का 24, सिल्वर 108, जिंक का 65, कॉपर का 63.5, निकेल का शायद 59 होता है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम। ऐसे देख लेना इसको, कुछ बुक्स में वहां से और क्लियर हो जाएगा, लमसम इतना ही होता है, नहीं तो क्वेश्चन में दिया भी रहता है। इस तरह से आपको जब फैराडे फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल लगाते हैं, ये जो कैथोडिक रिएक्शन है इनको आपको दिमाग में रखना है, आपको कंपाउंड में नहीं फंसना है कि फला कंपाउंड है, फला कंपाउंड है, फला कंपाउंड है, उससे मतलब नहीं है, कोई भी कंपाउंड हो उसमें जो मेटल है बस आप उसको पकड़ो और उसी से आप ये रिएक्शंस लिख दो। तो इस तरह से हमने आज जो है आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पे डिस्कस किया, और फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पे डिस्कस करके मैंने आपको बताया कि उस पे न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं और उस पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ है क्या, वेरी सिंपल, व्हाट अमाउंट ऑफ मेटल और एलिमेंट विल बी डिपॉजिटेड दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कूलम्ब सप्लाइड, मतलब जितनी तुम इलेक्ट्रिसिटी या कूलम्ब या चार्ज सप्लाई करोगे उतना एलिमेंट पाओगे। तो सीधा सा रूल है लाइफ का भी, भाई मैं आलू 30 रुपया किलो है, मैं 30 रुपया ले गया तो 1 किलो आलू पाऊंगा, 60 रुपया ले जाऊंगा तो 2 किलो आलू पाऊंगा, 90 रुपया ले जाऊंगा 3 किलो आलू पाऊंगा, तो जितना पैसा लगाऊंगा उतना आलू खरीदूंगा। तो ऐसे यहाँ है कि जितनी तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना मेटल पाओगे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ज्यादा मेटल मिलेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी दोगे कम मेटल मिलेगा, यही आपका फैराडे फर्स्ट लॉ है। अब फैराडे सेकंड लॉ पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में परसों जो होगा उसमें मैं आपको फैराडे सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा, उस पर जो न्यूमेरिकल्स है वो बताऊंगा, प्लस जो डाउट आपने पूछा है दो बच्चों ने उसको मैं डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसमें हम आपको नस्ट इक्वेशन वगैरह के बारे में सारा कुछ बताएंगे। तो आई होप आज आपको जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स PDF फाइल मैंने ऑलरेडी आपके क्लास ग्रुप में भेज दिया था, इसके आगे के क्लास जो PDF फाइल है वो भी मैं आपको क्लास नोट आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से लिख के पहले से ही रखे रहिए एडवांस में, जिससे आप यहाँ पर बैठ के लेक्चर को सुनिए, ध्यान से समझिए कि क्या लिखा गया है और क्या समझाया जा रहा है, और उस पर प्रैक्टिस करिए। ओके, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।